Hello and welcome again. Our goal is to make sedimentary rock. For that, we need sediment. The sediment can only be obtained by the process of weathering. Last class, we have read about three types of weathering: physical, chemical, and biological weathering. तो बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल वेदरिंग के बारे में। तो फिजिकल वेदरिंग क्या है? बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमने देखा था कि जब वेदरिंग हो रहा था तो उसमें लीचिंग एक्शन हो रहा था। तो वो लीचिंग एक्शन की वजह से जो हमारे फ्रैगमेंट्स थे या सेडिमेंट्स थे उसमें केमिकल या मिनरलॉजिकल चेंजेस आ रहा था। लेकिन अब फिजिकल वेदरिंग देखेंगे तो इसमें भी हमारा रॉक डिसइंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का मिनरलॉजिकल या केमिकल चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो मिनरलॉजिकल और केमिकल चेंज देखने को किस में मिला था? बायोलॉजिकल में। इसमें देखने को नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ हमारा रॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट होगा। तो हमारे पास 4 टाइप्स का फिजिकल वेदरिंग है। पहला है हमारे पास फ्रीज एंड थॉ, और उसको फ्रोस्ट वेजिंग भी बोलते हैं या फ्रोस्ट एक्शन भी बोलते हैं। ये क्या है कि आइस के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो जब वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है कि जब वो फ्रीज़ होता है तो वो एक्सपैंड करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। तो सपोज़ कर लो कि हमारे पास एक ग्लास है, इसमें वाटर डालें हम लोग फिल करके, इसको फ्रीज़ में डाल दो। तो कुछ समय बाद जब वो फ्रीज़ करेगा तो तुम एक ऐसे अपलिफ्टमेंट देखोगे, एक कनकेव शेप देखोगे कि यहाँ पे ये आइस जमा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है इसका। तो जनरली ये फ्रीज थॉ या फ्रोस्ट वेजिंग प्रोसेस है, ये एक्टिव होता है हमारा पोलर रीजन में। सपोज़ करो कोई एक रॉक है हमारे पास, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा फ्रैक्चर है। तो पोलर रीजन में है, इसमें आइस क्या हो गया, पानी था वो क्या हो गया, वो आइस बन गया। तो आइस के पास प्रॉपर्टी है क्या करने का? वॉल्यूम इंक्रीज़ करने का। वो क्या करेगा? अपने आप को एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपैंड करने के लिए इधर तो आसानी से एक्सपैंड कर जाएगा क्योंकि इधर खाली एरिया है, लेकिन इधर उसको एक्सपैंड करना तो वो कैसे करेगा? तो इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा। तो हमारा फर्दर जो है वो उसको तोड़ के थोड़ा सा इनलार्ज कर देगा ये फ्रैक्चर को। तो ये एक प्रोसेस है हमारा फ्रोस्ट वेजिंग प्रोसेस। ये जनरली हमारा किस एरिया में, ये एरिया में एक्टिव होगा? ये होगा पोलर रीजन में एक्टिव। और एक टर्म आता है एक्सीड्यूशन। एक्सीड्यूशन क्या सिमिलर चीज़ है, जैसे हमारा रॉक्स के लिए था ये रॉक डिसइंटीग्रेट हो रहा था आइस की वजह से, लेकिन यहाँ पे आइस ही डिसइंटीग्रेट होगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड एक्सीड्यूशन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का वेदरिंग है हमारे पास इंसोलेशन वेदरिंग। तो ये जनरली हमारा कहाँ होगा? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर रेंज होगा, डायरनल टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर रेंज बहुत ज़्यादा होगा। जैसे दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इस तरह का जो टेम्परेचर जहाँ मिलेगा हमको, वहाँ पे इंसोलेशन वेदरिंग देखने को मिलेगा। इंसोलेशन वेदरिंग क्यों होगा? वो होगा सन का हीट की वजह से। डे में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट होगा, और रात में क्या होगा? बहुत जल्दी कूल होगा। तो हाई डायरनल टेम्परेचर का मतलब यही होता है। तो इसमें क्या होगा? एक वेदरिंग होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सफोलिएशन वेदरिंग। एक्सफोलिएशन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा रॉक है वो जब इंसोलेशन के कारण क्या हो रहा है कि दिन में वो एक्सपैंड कर रहा है। क्योंकि जो गर्म होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लो, बलून ले लो, बलून में एयर है तो वो जब उसको धूप में रखेंगे तो वो ब्रस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो एयर है वो गर्माहट के कारण क्या हो, एक्सपैंड कर रहा है। तो एक्सपैंड कर रहा है, एक समय इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगा कि वो बर्स्ट कर जाएगा। तो सेम यहाँ रॉक के साथ भी है। तो रॉक तो बर्स्ट नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? एक उसका वेदरिंग होगा, एक पीलिंग ऑफ होगा, एक पील बाय पील। जैसे एक ऑनियन स्किन का है, ऑनियन का स्किन एक के बाद एक निकलता है, वैसे ही पत्थर का भी होगा। तो उस तरह की वेदरिंग को हम लोग एक्सफोलिएशन वेदरिंग बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल था, एक कोई रिसर्चर थे, वो गए थे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो लीबिया सहारा डेजर्ट में उसको रिसर्च करने के लिए। तो रात में वो वॉल्केनिक के स्लोप पे सो रहे थे। तो जब सन सेट कर गया, तो जब सन था तो बहुत गर्मी था, तो हमारा रॉक जो है वो एक्सपैंड कर गया था। लेकिन जब सनसेट हो गया तो क्या हुआ कि उनको आवाज़ आया
एक क्रैकिंग साउंड का, पॉपिंग साउंड का कुछ कुछ आवाज़ आने लगा चारों तरफ से, तो वो रातों को सो नहीं पाए, इतना ज़्यादा आवाज़ था वहाँ पे। तो ये इंसोलेशन वेदरिंग का एक एग्जांपल भी हो गया। अब है हमारे पास थर्ड टाइप का डिहाइड्रेशन। इसमें क्या है कि हमारा जनरली मड और शेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि जब इसमें वाटर इनपुट होता है तो ये एक्सपैंड करता है, इसके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ये इसमें से वाटर निकल जाता है या किसी तरह से इसका वाटर निकल गया तो वो क्या होगा कि उसमें एक क्रैक्स देखने को मिलेगा। शेल सिंपल शेल है, अगर उसको धूप में रख दो तो वो टुकड़ा टुकड़ा में एकदम टूट जाता है, हाथ में फिर आएगा नहीं वो। तो अब क्या है कि ये जब टूट जाता है तो क्रैक्स, इसमें क्रैक्स डेवलप हो गया। तो क्रैक्स क्या करता है कि एक परमिएबिलिटी के लिए एक बड़ा अच्छा सोर्स बना देता है। तो ये परमिएबिलिटी फर्दर हमें फर्दर उस रॉक में केमिकल वेदरिंग में मदद करता है। तो हमारा जो मेटेरिक वाटर है H2O, वो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा एक एसिड बनाता है। वो कौन सा एसिड है? इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये इसको याद रखना है, H2CO3 इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड हमारा ये क्या है? KLSI3O8, ये है हमारा K फेल्ड्स्पार। K फेल्ड्स्पार के साथ हमारा कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करता है कायोलिन में। कायोलिन में इसको बदल दिया। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या किया कि क्रैक्स डेवलप कर दिए। क्रैक्स के कारण उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई। परमेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें हमारा केमिकल वेदरिंग होने लगा, जो कि हमारा वेदरिंग में मदद करा। ठीक है, अब चौथा टाइप का है हमारे पास स्ट्रेस रिलीज। तो इसमें क्या है कि ओवरबर्डन प्रेशर। इसमें क्या है कि हमारा अगर रॉक, इतना बड़ा रॉक का कॉलम है, तो जो ये अंडरलाइन सबसे नीचे जो लाइंग रॉक्स है हमारा, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो किसी कारणवश जब इसमें अपलिफ्टमेंट में आ जाएगा तो जो ऊपर का लेयर है वो हट जाएगा। तो अब ये फर्दर इतना हो गया, तो जो इसके ऊपर लोड था इतना सारा, वो क्या हो गया? अब कम हो गया। तो लोड कम होने की वजह से उसके अंदर क्या हो गया कि जब ये लोड था, बहुत ज़्यादा लोड था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। लेकिन जैसे इसका लोड ख़त्म हुआ, ये एक्सपैंड किया। तो इसमें भी एक तरह का वेदरिंग देखने को मिला हमको, जो स्ट्रेस रिलीज़ की वजह से हुआ। तो उसको हम लोग बोले स्ट्रेस रिलीज वेदरिंग। अब दो स्पेशल टाइप का और है यहाँ पे। ये है साल्ट वेजिंग या साल्ट वेदरिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, इसमें ये समझने वाली बात है कि हमारा इवेपोराइट का डिपॉजिट हो गया। मान लो ये जो है लेयर, ये इवेपोराइट का है, इवेपोराइट का है। इसके ऊपर हमारा मड का डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो गया। ये क्या है? मड है हमारा। तो इवेपोराइट जो है वो, उसका डेंसिटी कम है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसको, वो ऊपर कैसे रहेगा? इसको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो इवेपोराइट को ऊपर जाना पड़ेगा, इसको नीचे आना पड़ेगा इवेपोराइट को। तो इवेपोराइट क्या करेगा, इवेपोराइट क्या करेगा कि ऐसे करके डायपेयर के फॉर्म में, इसको डायपेयर बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, डायपेयर के फॉर्म में ये अपने आप को ऐसे अपलिफ्ट करेगा, बाहर निकलेगा। और जो मड है वो फर्दर क्या होगा कि इसका जो कॉलम है, ये कॉलम थिन हो जाएगा। ठीक है, पहले अगर इतना थिक था तो अब ये कम हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया सॉल्ट, जो सॉरी इवेपोराइट हो गया, जो बोलो इवेपोराइट है, लाइट जो भी है। अब ये हमारा मड हो गया। तो ये जो इवेपोराइट हमारा अपलिफ्ट किया है ऊपर की तरफ, तो ये जो हमारा मड का लेयर था, ठीक है, उसको क्या करेगा? तोड़ेगा, उसको ब्रेक करेगा। तो ये भी एक प्रोसेस हो गया हमारा वेदरिंग का। तो इस तरह के वेदरिंग क्या बोलते हैं? सॉल्ट वेज। ठीक है, सॉल्ट वेजिंग या सॉल्ट वेदरिंग। तो इवेपोराइट में जनरली हमको क्या मिलता है? NaCl का डिपॉजिट मिल सकता है, कोई भी हैलाइट का मिल जाएगा। ठीक है, उसका था एक है स्फेरॉइडल वेदरिंग। ये वेदरिंग क्या है? देखो, एक कोई रॉक है जिसमें ये हमारा फ्रैक्चर है, ये सब फ्रैक्चर है। तो फ्रैक्चर जो है, इस फ्रैक्चर में हमारा फिजिकल वेदरिंग भी काम करेगा।
ठीक है, और केमिकल वेदरिंग भी काम करेगा। तो पहले ये पूरा फ्लैट था, एक डिप्रेशन देखने को मिला, सेम नीचे भी हमारा यही डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसा ऊपर मिला वैसे ही नीचे। तो ये फ्रैक्चर जोन में जो फ्रैक्चर है उसको तोड़ना और आसान होता है। तो यहाँ पे वाला जो जो एरिया था उसमें फिजिकल केमिकल सब वेदरिंग हुआ इसमें, ठीक है। तो एक ऐसे टाइप का बना गया। फर्दर ये हमारा एक ऐसे बना, इधर एक ऐसे बना, और ये तो इधर है ही। तो फर्दर आगे जाके ये धीरे 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 एक इस तरीके का एक शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये स्फेरॉइड शेप का दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस तरह का, इसको बोलते हैं स्फेरॉइडल वेदरिंग। तो हमारा फिजिकल वेदरिंग यही 4 टाइप का था, 2 स्पेशल टाइप्स था इसमें, सॉल्ट वेजिंग और स्फेरॉइडल वेदरिंग, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल चेंजेस आएंगे, किसमें, केमिकल और मिनरलॉजिकल चेंजेस आएंगे हमारे सेडिमेंट्स में, ठीक है। तो ये जो केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है तो किस किस प्रोसेस से हो रहा है, इसमें आ रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस और डिसोल्यूशन। ये सबको अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन क्या है कि डिसोल्यूशन क्या है, अपने आप में मिला लेना। जैसे मिनरल जो है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, कोई भी मिनरल, जैसे NaCl है, नमक को जैसे क्या किए, पानी मिला दिए तो क्या हो गया, वो सॉल्यूशन में चला गया, Na+Cl में टूट गया अलग अलग, और वो क्या हो गया, वाटर में मिल गया। तो ये एक तरह का वेदरिंग है, डिसोल्यूशन वेदरिंग, ठीक है। तो जनरली हमें इसमें किस टाइप का रॉक मिलेगा जो कि सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा इवेपोराइट, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, कैल्साइट होगा, डोलोमाइट होगा, जिप्सम होगा, हैलाइट होगा। ये सब का रॉक क्या होगा कि पानी में आराम से घुल जाएगा और कहीं से कहीं चला जाएगा, कहीं से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो एक रिएक्शन पहले भी पढ़े थे कि वाटर में हमारा एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों रिएक्ट करके बनाता है H2CO3। H2CO3 हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अब कार्बोनिक एसिड देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि H2O प्लस CO2 ये टूट के बना रहा है H2CO3। अब ये दोनों मिलके क्या करेगा, H2O प्लस CO2 बना सकता है, ठीक है। अब फिर ये H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड, ये फर्दर टूटेगा किसमें, H प्लस HCO3 माइनस। ये हाइड्रोजन का एक आयन हो गया, प्लस ये क्या हमारा हो गया, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट का, कार्बोनिक एसिड का, पीछे कैओलाइनाइट का, सबका फार्मूला बताए हैं, ध्यान रखना उसको, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ कि सॉल्यूशन में हमारा ये कार्बोनिक एसिड क्या किया कि एक H+ आयन रिलीज़ कर दिया। अब H+ आयन का क्या रोल है, ये H+ आयन क्या करेगा, ये pH को रेगुलेट करता है। pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, इधर ही बता देते हैं। तो ये देखो, ये हमारा 7 हो गया सेंटर में, इधर 1 और इधर 14। इधर की तरफ जाएंगे तो एसिडिक, इधर की तरफ जाएंगे तो बेसिक। इधर की तरफ हमारा pH क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा, इधर की तरफ हमारा pH क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। H+ क्या होगा, इधर इंक्रीज़ करेगा, इधर H+ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। यही है पूरा pH। तो ये हमारा H+ आयन रिलीज़ किया यहाँ पे। तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण क्या होगा कि हमारा pH क्या हो गया, H+ आयन बढ़ा, कंसंट्रेशन pH कम हुआ, तो हमारा ये इधर किस तरफ शिफ्ट हुआ, तो हमारा क्या हुआ, एसिडिक हो गया। अब ये जो हमारा एसिडिक हो गया, अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ फर्दर दिखाते हैं कि ये है कार्बोनाइजेशन। इसमें हमारा H2CO3 ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, CaCO3 के साथ। तो ये क्या कर रहा है कि कैल्शियम को अलग कर दे रहा है, कैल्शियम आयन के फॉर्म में अलग कर दे रहा है, और ये हमारा बाइकार्बोनेट एक अलग हो जा रहा है। अब क्या है कि यहाँ पर जब हमारा H+ आयन रिलीज़ हुआ, अब ये H+ आयन हमारा जो कंडीशन है, जो सॉल्यूशन है, उसको एसिडिक कर दिया। अब ये एसिडिक
होने के कारण और जितना भी मिनरल्स होगा जिसको ये अपने अंदर में डिज़ोल्व कर सकता है वो उसको क्या करेगा, डिज़ोल्व कर लेगा। मतलब हमारा केमिकल रिएक्शन को और तेज़ कर देगा। ठीक है। और एक टाइप का रिएक्शन यहाँ देखें, कार्बोनेशन। इसमें क्या था कि हमारा कार्बोनिक एसिड कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कैल्शियम का एक अलग आयन दे रहा है और बाइकार्बोनेट का एक अलग आयन दे रहा है। ये हमारा कार्बोनेशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि आयन्स जो है वो डायरेक्टली एक्सचेंज करता है। तो हमारे पास एक मिनरल है और एक कोई सोल्यूशन आया जो कि किसी न किसी आयन से उसमें इनरिच्ड है। ठीक है। तो वो सॉल्यूशन जो आयन लेके आया था और मिनरल के पास जो आयन था वो दोनों क्या किया, एक्सचेंज कर लिया। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो कि स्मेक्टाइट टू इलाइट। स्मेक्टाइट में आयरन मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कोई उधर से एक फ्लूइड आया था हमारे पास जिसमें पोटासियम, जो पोटासियम रिच था। अब वो क्या किया कि आयरन मैग्नीशियम को अपने फ्लूइड में मिला लिया और उसमें K+ जो मिनरल था उसमें हमारा K+ को डाल दिया, तो हमारा जो है स्मेक्टाइट से वो इलाइट हो गया। अब वही चीज़ क्या है कि इलाइट के पास K+ था और कोई उधर से हाइड्रोजन लेके आया और उसको हाइड्रोजन दे दिया, उसका K+ ले लिया, तो ये क्या हो गया, इलाइट टू कैरोलिनाइट में बदल गया। तो इस टाइप का जनरली आयन एक्सचेंज रिएक्शन है वो हमें क्ले मिनरल्स में देखने को मिलता है। अक्सर ये आयन एक्सचेंज क्ले मिनरल ही करते हैं। ठीक है। अब है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है किसी किसके बीच में, मिनरल और वाटर के बीच में। और वाटर में क्या डिजॉल्व होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल OH या H+ आयन होगा। ये क्या करेगा कि जो वाटर में H+ और OH है और वो मिनरल में क्या करेगा, उसको दे देगा। तो जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो एक या एक से ज़्यादा मिनरल भी बन सकता है इसमें। ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं होता है। जो हमारा H+ या OH हमारा जो आयन था ये क्या किया कि मिनरल के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करके एक नया मिनरल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, न्यू मिनरल। तो ये कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं हो पाता इस मिनरल का, इसलिए बोलते हैं इसको इनकॉन्ग्रुएंट भी बोलते हैं, इसको इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। ये जनरली हमारा सिलिका का वेदरिंग जो है ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से ही होता है। ठीक है। देखो K फेल्ड्सपार, इसमें रिएक्शन है कि K फेल्ड्सपार जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन या हाइड्रोलिसिस की वजह से बदलता है किस में, कैरोलिनाइट में। और फिर कैरोलिनाइट का अगर फिर हाइड्रोलिसिस हो तो ये बनेगा बॉक्साइट में। ठीक है। K फेल्ड्सपार, ये फार्मूला सेम है, फिर यहाँ K फेल्ड्सपार आ गया, ये इसमें H+ आयन, ये है H+ आयन, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर, और ये क्या बन रहा है इसमें, कैरोलिनाइट। चेंज कर दिया, सेम रिएक्शन K फेल्ड्सपार कैरोलिनाइट, K फेल्ड्सपार। अब फर्दर इसमें फिर हम इसमें H+ करेंगे, सेम रिएक्शन करेंगे, तो ये हमारा क्या देगा हमको, बॉक्साइट दे देगा। तो ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस। ये सिलिकेट मिनरल को वेदर करने में हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सिलिकेट के लिए, सिलिकेट वेदरिंग के लिए क्या कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस प्लस ऑक्सीडेशन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है हमारे सिलिकेट मिनरल को, जो टेरेस्ट्रियल रॉक है उसमें सिलिकेट का अबंडेंस है, तो उसको वेदर करने के लिए हमारा हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन इम्पॉर्टेंट। तो हाइड्रोलिसिस पढ़ लिए। ठीक है। याद रखना इसको इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन भी बोलते हैं, कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है, इसमें वाटर का एडिशन होता है। जैसे हमारा जिप्सम एनहाइड्राइड से, इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। इसमें 2H2O नहीं होता, ये ड्राई है। ठीक है। इसमें वाटर नहीं है एनहाइड्राइट में, नाम ही एनहाइड्राइट। ठीक है। यह हाइड्रस नहीं, एनहाइड्रस है। तो इसमें अगर वाटर मिला देंगे तो जिप्सम में से वाटर निकाल देंगे तो एनहाइड्राइट। तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन हो गया। इस तरह से और क्या बन सकता है, हेमेटाइट। इसका ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, Fe2O3। इसमें वाटर मिला दी तो क्या बन गया, जियोथाइट बन गया। ठीक है। ये सिंपल है,
हाइड्रेशन एडिशन ऑफ वाटर। कोई भी मिनरल में उसमें हम क्या किए हैं, वाटर मिला दिए हैं, तो क्या बन गया हमारा, डिफेंट हो गया, ठीक है। हेमेटाइट में H2O मिला दिए, वो बन गया जियोथाइट हमारा। नेक्स्ट है हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। बताए हैं ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं हमारे सिलिकेट वेदरिंग के लिए। अब है इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन में क्या है, नाम ही ऑक्सीडेशन। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो हमारा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर जाता है। कैसे इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। अब देखो इसको, इसमें क्या है, ये हमारा Fe2O3, ये क्या है इसमें पता है, ओलिविन ग्रुप पढ़ा होगा, उसमें ये है, इसमें ये आता है, ये क्या है हमारा, ये है फायलाइट। ये फायलाइट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन ऐड किए वाटर के प्रेजेंस में, ये बन गया हमारा क्या, Fe2O3 क्या होता है, हेमेटाइट होता है, अभी यहाँ पर हैं। तो फायलाइट में ऑक्सीडेशन कराए बन गया हमारा हेमेटाइट। और FeS2 ये क्या है, पायराइट में ऑक्सीजन ऐड कराएं, सब फार्मूला याद रखना है। ये क्या है, ये है फायलाइट, और ये क्या है, ये हमारा पायराइट में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये हमारा बनेगा फिर क्या बन गया, हेमेटाइट बन गया। फिर क्या है, Fe3O4, ये क्या है, मैग्नेटाइट में ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा फिर हमारा हेमेटाइट, ठीक है। ये सब प्रोसेस से हमारा क्या है, हेमेटाइट के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ गया, सिर्फ ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं। हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा है, देखो Fe2, इसमें यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +2। अब यहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है, Fe+3, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों, इसमें एक हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 से +3 में बदल जा रहा है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ वेदरिंग पढ़ लिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, 3 टाइप्स का वेदरिंग पढ़ लिए हैं। तो इसमें हमारा सेडिमेंट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या है हमारा कि मिनरलॉजिकल चेंज आ रहा है और आयन रिएक्शन कर रहा है। एक सिंगल एलिमेंट फ्लूइड में मिल जा रहा है और किसी और फ्लूइड में जाके एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें हम लोग यहाँ एक टॉपिक पढ़ेंगे, मोबिलिटी ऑफ रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स। मतलब जो रॉक को बनाता है एलिमेंट, वो उसमें कैसा, किसका मोबिलिटी कितना किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो इसके लिए समझना है हमको ये बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ में 2 तरह का सीरीज़ होता है। एक होता है हमारे पास डिसकंटिन्यूस, एक होता है हमारे पास कंटिन्यूस। तो दो हमारा यहाँ पे सीरीज़ है। तो सबसे पहले जो है रॉक हमारा ओलिवीन बनता है, ठीक है। फिर फॉरेक्सिन ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे हम क्वार्ट्ज तक पहुँचते हैं। ये वाई शेप का होता है बोवेन्स रिएक्शन। फिर हमारा कंटिन्यूस में पहले अनॉर्थाइट बनता है, एल्बाइट, ओलिगोक्लेस, एंटीसाइन, लैब्राडोराइट, बाइटोवनाइट, देन अनॉर्थाइट। तो अनॉर्थाइट के बाद फिर बाइटोवनाइट, फिर लैब्राडोराइट, फिर ऐसे करते करते एल्बाइट तक आएगा, फिर ऑर्थोक्लेस, मस्कोवाइट, क्वार्ट्ज। लास्ट में हमारा क्वार्ट्ज बनता है, सबसे पहले ये सब बनता है। तो यही सीरीज़ में हमारा वेदरिंग भी होता है। जो सबसे पहले बना है वो सबसे पहले वेदर करेगा। ये हाई टेम्परेचर है पे फॉर्मेशन होता है इसका लो टेम्परेचर फॉर्मेशन होता है। तो जब वेदरिंग होगा तो सबसे पहले इसका वेदरिंग होगा, ठीक है। तो हमारा ये एक सीरीज़ है जिसमें हमारा देखो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, सिलिकॉन, आयरन और एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले इन सब का वेदरिंग होगा, लास्ट में हमारा ये और ये बचा रह जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है इन ऑर्डर विच मिनरल ब्रेकडाउन बाय वेदरिंग इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ द बोवेन्स रिएक्शन सीरीज। तो जिसमें हमारा जैसे हमारा रिएक्शन हुआ था बोवेन्स रिएक्शन सीरीज़ में, जैसे क्रिस्टलाइज कर रहा है उसी का अपोजिट में हमारा वो क्या हो रहा है, वेदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि इसमें हमारा 3, जब केमिकल सेपरेट होता है तो उसमें 3 कंस्टिट्यूएंट्स देखने को मिलेगा, जो कि एक सॉल्यूट में मिल जाएगा। कोई एक आयन है, एलिमेंट है जो कि सॉल्यूट्स में मिल जाएगा, चला जाएगा। फिर रेसिडियम क्या हो कि वो सॉल्यूट्स में नहीं मिलेगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग है,
अनवेदर्ड है, उसका स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने जगह से नहीं वेदर होगा, ठीक है, वो रेसिडियम के फॉर्म में रुका रह जाएगा। थर्ड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल। अब वो जो है सॉल्यूट में मिला हुआ वो रिएक्ट करेगा किसी के साथ, रिएक्ट करने के बाद फिर एक नया मिनरल्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो पहले पढ़ते हैं सॉल्यूट्स के बारे में। तो सॉल्यूट्स क्या बोलता है, ठीक है, समझ में आया। केमिकल वेदरिंग में 3 मेन कंस्टिट्यूट्स हैं हमारे पास, सॉल्यूट्स, रेसिडियम और न्यू मिनरल्स। तो सॉल्यूट्स है हमारा कि सॉल्यूट के में कौन मिलेगा, कौन वाटर में या कौन फ्लूइड में जाके घुल जाएगा, डिसोल्यूट कर जाएगा और फ्लश आउट होगा, कौन सा। तो हमारे पास है अल्कली मेटल, सोडियम, पोटासियम, रेयर अर्थ एलिमेंट, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम। ये सब क्या होगा कि ये सब फ्लूइड में मिल जाएगा, ठीक है, और वो जल्दी से फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पहुँचेगा, अल्टीमेटली पहुँचेगा सी में, ओशन में। हमारा अल्टीमेट बेसिन जो है क्या है, ओशन है। कोई भी चीज़ को जो ट्रांसपोर्ट होकर अंत में डिपॉजिट लास्टली उसको जाना है ओशन में ही, अल्टीमेट वहाँ उसका पॉइंट डेस्टिनेशन वही है। वहाँ पे जाके ये प्रेसिपिटेट, ये जो अल्कली मेटल है ये सब वाटर में मिल गया और मिल के फ्लश्ड आउट होके वो अल्टीमेटली पहुँच गया सी में। और सी में जाने के बाद वहाँ पे वो उसको एक ऐसा सूटेबल कंडीशन मिला जहाँ पे जाके वो कैल्शियम कार्बोनेट या डोलोमाइट या एवोपेराइट के फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। अब क्या है कि रेसिडियम, रेसिडियम मतलब क्या हुआ, जो बचा रह गया। अब किसी कोई भी रॉक में ये सब था तो ये सब तो सॉल्यूट में मिल गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बचा रह गया, तो जो बचा रह गया वो है हमारा रेसिडियम। तो पार्ट सॉरी हाँ आई एम सॉरी विद द आर एंड एस दे लुक अलाइक, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो रॉक बिकम सॉक्स and hydrogen become hydrogen, so I'm really sorry for S and R. So part which are not weathered, तो वैसा पार्ट जो कि वेदर्ड नहीं होगा तो वो क्या होगा कि कंपोस्ट वो क्या कर सकता है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन में इस सीरीज़ में हमारा पहले इसका वेदरिंग होगा, फिर इसका वेदरिंग होगा, फिर इसका, तो लास्ट में किसका वेदरिंग हो रहा है, सिलिका और एल्युमिनियम का। तो लास्ट में हमारा रेसिडियम में बचा क्या रहेगा, यही तीनों बचा रह सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही बचा रहेगा, रह सकता है। जैसे सीरीज़ में ये है, अगर वेदर होना शुरू हुआ तो ये हुआ फिर धीरे धीरे अगर इतना ही वेदर हुआ पायरोक्सिन से ऊपर ही तो हमें ये बचा हुआ मिल जाएगा। अगर यहाँ तक वेदर हो गया तो सिर्फ ये बचा मिल जाएगा, अगर यहाँ तक वेदर हो गया तो ऑर्थोक्लेस तक बचा हुआ मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हमें जो हमारा रेसिडियम है वो हमारा क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि कैसा वेदरिंग, कितना डिग्री, मतलब किस डिग्री का वेदरिंग है, कितना इंटेंसिटी है उसका, तो वो हमारा रेसिडियम बताएगा। तो हमारा जो रेसिडियम है वो क्वार्ट्ज से भी कंपोज्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। क्वार्ट्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिलिका कंटेंट है, सिलिका एल्युमिनियम लास्ट तक बचा रहता है इसीलिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिलिका ही होगा, डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ वेदरिंग पे। फिर है फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल। अब थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि न्यू मिनरल कैसे बन रहा है। तो जनरली हमारा यहाँ पे क्या बनता है कि क्ले मिनरल से यहाँ पे जनरली हमको देखने को मिलेगा। तो क्ले मिनरल्स क्या होता है, आप देखो यहाँ पे हमारा बचा क्या था, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आयरन, ये 3 चीज़ हमारा बचा था। तो एल्युमिनियम, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलके हमारा बना लेता है Al2SiO5, ये एक कंपाउंड बना लेता है, कौन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन ऑक्सीजन मिलके, यही लास्ट में हमारा बचा रह जाता है और सब वेदर्ड हो जाता है। तो क्ले हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट है, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली क्या बचा हुआ है हमारे पास, Al2SiO5, ये हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट है। अब यही बचा, सब वेदरिंग हो गया, यही सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंट है तो ये बचा रह जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी ऐसा फ्लूइड है जो कि कुछ नया एलिमेंट लेके आया है, तो वो इसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। जब रिएक्ट करेगा तो वो जो एलिमेंट है जैसे पोटासियम है, मैग्नीशियम है, किसी को भी अपने अंदर क्या करेगा, अपने लैटिस में वो जगह देगा उसको। अब
किस टाइप से वो अपने लैटिस में उसको अरेंज करता है, उसी अरेंजमेंट के बेसिस पे वो इसका नाम हो जाता है, डिफरेंट नाम हो जाता है, डिफरेंट नाम हो जाता है। तो क्या है देखो कि देयर केमिकली स्टेबल स्ट्रक्चर स्कैवेंज कटायंस एंड अटैच टू देयर लैटिस। ये स्टेबल स्ट्रक्चर है, बताएं सबसे ज़्यादा केमिकली स्टेबल है क्योंकि ये जल्दी वेदर नहीं होगा। एल्युमिनियम बच गया था, सिलिकॉन बच गया था, ये दोनों अपने आप में एक कंपाउंड बना लिया मिल के ऑक्सीजन के साथ, तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लिया। तो ये क्या करता है कि कोई कैटायन को स्कैवेंज खोजता है और अपने लैटिस में उसको मिला लेता है, अटैच कर लेता है और एक डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट से अपने आप उसको अपने आप में मिला लेता है। तो बोलता है कि ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ वेदरिंग, अब जब वेदरिंग होगा तो मैफिक मिनरल है जैसे ओलिविन, पैरोक्सिन, ये सब मैफिक मिनरल है। तो ये सब हमारा क्या होगा, वेदर होगा, सबसे पहले वेदर होगा। तो इसमें क्या होगा कि उसमें से निकलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो उसका जो आयरन मैग्नीशियम रिच जो आयन है वो इसमें आके मिल जाएगा, मतलब इसके साथ मैफिक मिनरल का आयरन और मैग्नीशियम, क्योंकि मैफिक मिनरल्स में ही आयरन मैग्नीशियम पाए जाते हैं। तो उसी का जब वेदरिंग हुआ तो हमको वही मिलेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो वो उसके साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बना देगा, मैग्नीशियम मिल जाएगा, आयरन मैग्नीशियम मिल जाएगा, इसके साथ आयरन मैग्नीशियम मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड क्ले बन जाएगा। उसी तरह ये किसके लिए था, मैफिक का था। अब हम फेल्सिक की बात कर रहे हैं, जैसे हमारा के फेल्ड्स्पार है, तो के फेल्ड्स्पार क्या लेके आया, के लेके आया, ठीक है। तो वो क्या किया, उसके साथ हाइड्रोजन लेके आया, ठीक है। तो पोटासियम लेके आया, तो जो पोटासियम लेके आया तो इसके साथ पोटेशियम रिएक्शन करके क्या बना दिया, हमारा इलाइट बना दिया, ठीक है। मैग्नीशियम लेके आया तो क्या बना दिया, स्मेक्टाइट बना दिया, ठीक है। फिर कायोलिनाइट के लिए क्या चाहिए, इसको के लिए हाइड्रोजन चाहिए, इसको कायोलिनाइट के लिए हाइड्रोजन, इलाइट के लिए पोटासियम, स्मेक्टाइट के लिए ऑक्सीजन। अब ये जो लेके आए इसके साथ, ये स्ट्रक्चर के साथ अगर पोटासियम लेके आया इलाइट, अगर हाइड्रोजन लेके आया तो कायोलिनाइट, ऑक्सीजन लेके आया तो स्मेक्टाइट। वैसे ही इसके साथ आयरन मैग्नीशियम लेके आया तो क्लोराइड। आयरन मैग्नीशियम कहाँ से आएगा, मैफी के साथ आएगा। पोटासियम कहाँ से मिलेगा, फेल्सी के साथ मिलेगा, ठीक है। अब इस चार्ट को समझो, बस इतना सा 3 पेज में समझाया है, इसको हम इतना सा छोटा कर दिए, ये समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो मैफिक है, मैफिक का वेदरिंग हो रहा है, फेल्सिक का वेदरिंग हो रहा है। तो मैफिक का यहाँ कौन सा वेदरिंग होगा, यहाँ पे होगा केमिकल वेदरिंग। तो जब केमिकल वेदरिंग होगा इसमें तो हमारा मैफिक क्या देगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन देगा, बेस है। फिर फेल्सिक क्या देगा, हमारा पोटासियम, सोडियम देगा। तो अब ये क्या हो गया, एलिमेंट अलग अलग हो गया, सॉल्यूशन में आ गया। वेदरिंग हुआ, जब केमिकल वेदरिंग हुआ तो अब देखो ये क्या किया है कि हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट, ये हमारा वेदर होके पहले से ही बचा हुआ एक कंपाउंड बना के रखा हुआ है, इसमें आके हमारा ये मिल गया, क्लोराइड बना। क्लोराइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम और आयरन ये दोनों मिल गया इसके साथ, हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट है, इसमें हमारा मैग्नीशियम और आयरन मिल गया। मिलने के बाद क्या बना दिया, क्लोराइड क्ले बना दिया। सेम चीज़ यहाँ हुआ कि फेल्सिक वेदरिंग हुआ, इसमें हमको पोटासियम, सोडियम मिला। ये इसके साथ अभी वहाँ सब कुछ बताया स्मेक्टाइट, इलाइट, कैलोनाइट के लिए, कि इसके साथ क्या किया कि हमारा पोटासियम रिएक्ट कर गया, इलाइट बना दिया, ठीक है। हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट कर गया, कैलोनाइट बना दिया। ऑक्सीजन स्मेक्टाइट बना दिया। अब देखो ये क्लोराइड क्ले बन गया, स्मेक्टाइट, इलाइट, कैलोनाइट ये सब हमारा बन गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब इसका वेदरिंग नहीं हो सकता, अभी भी इसका वेदरिंग होगा, फिर से वेदरिंग हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो जब इसका वेदरिंग होगा तो फिर मैफिक मिनरल आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम क्या होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम सबसे पहले यहाँ से निकलेगा बाहर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मोबिलिटी है उस आयन का, ठीक है। अब कैलोनाइट का ये थोड़ा कम है, इलाइट का के समझो, इलाइट का के अगर इसमें से निकल रहा है तो थोड़ा लेट से निकलेगा, लेकिन निकलेगा तो निकल तो सकता है, तो वेदरिंग इसका भी हो सकता है। तो जब इसका वेदरिंग होगा तो स्मेक्टाइट क्या है हमारा, ऑक्सीजन, कैलोनाइट, इलाइट क्या है हमारा, पोटासियम, कैलोनाइट क्या है हमारा, हाइड्रोजन। तो ये तीनों इस एलिमेंट को रिलीज करेगा, ये इस तीनों एलिमेंट को रिलीज करेगा, ठीक है। अब इसका क्या, इसमें से निकाल दिया तो क्या बचा, Al2SiO5 भी बच गया, हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट बच गया। हाइड्रेटेड अल्युमिनियम सिलिकेट में आयरन मैग्नीशियम डाले थे तो क्लोराइड हो गया, बन गया था। अब आयरन मैग्नीशियम इसमें से निकाल दिए
तो फिर ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट रह गया। अब ये आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्सीजन पोटासियम हाइड्रोजन ये क्या करेगा, फिर किसी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट के साथ जाके मिल के और फिर हमारा बनाएगा फिर से न्यू कायोलिनाइट। यहाँ भी कायोलिनाइट बनाया था, लेकिन यहाँ जाने के बाद क्या होगा, न्यू कायोलिनाइट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर बॉक्साइट ही बना सकता है, लेटराइट बना सकता है, लिग्नाइट बना सकता है, सब बना सकता है यहाँ पे। तो ये जो हमको यहाँ मिला है, एक वेदरिंग, दो वेदरिंग, अल्टीमेट वेदरिंग प्रोडक्ट्स है ये सब, मतलब इंटेंस वेदरिंग। जब ये सब वेदरिंग नॉर्मल वेदरिंग होके यहाँ पहुँच गया, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में उसको इंटेंस वेदरिंग का सामना करना पड़ा। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ये सब इंटेंस वेदरिंग प्रोडक्ट है, ये समझने वाली बात है बस। ठीक है, बस इतना सा 4 पेज में समझाया है, तो आपके लिए हमने स्मॉल कर दिया, समझ में आया उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो अल्टीमेट वेदरिंग प्रोडक्ट बना है जैसे लेटराइट, बॉक्साइट, कायोलिनाइट, तो ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो लेटराइट है क्या हमारा, लेटराइट है इंटेंसली वेदर्ड, ऑब्वियस है इंटेंसली वेदर्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर क्या कर रिच रहता है, आयरन रिच रहता है। अब देखो यहाँ से जो आयरन आया था वो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट इसके साथ उसके लैटिस में जाके जुड़ गया, आयरन जुड़ गया। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, लेटराइट होगा। और ये किस तरह का स्ट्रक्चर शो करता है, पिसोलिटिक और वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब ऐसे 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 स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, वर्मीफॉर्म इज लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा इंटेस्टाइनल शेप का होता है, थोड़ा इस टाइप का शेप शो करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेटराइट है, ये पिसोलिटिक स्ट्रक्चर हो गया, और ये हो गया हमारा वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये 2 टाइप का स्ट्रक्चर बता दिया इसमें। ठीक है, अब क्या है, इंटेंसिव केमिकल वेदरिंग, ऑब्वियस है कोई दिक्कत नहीं है, केमिकल वेदरिंग होगा, इंटेंसिव ही होगा इसमें। अब देखो लो रिलीफ की बात आता है, लो रिलीफ और लो रेट ऑफ इरोजन क्यों आता है। लो रिलीफ कहने का मतलब हुआ कि देखो ये माउंटेन है, तो यहाँ से इसका, तो ये देखो ये है लो रिलीफ और हाई रिलीफ, ये है हाई रिलीफ। कोई अगर वेदर्ड रॉक, कोई अगर रॉक यहाँ पे वेदर्ड करेगा तो उसको यहाँ से यहाँ ग्रेविटी बहुत मदद करेगा, आराम से बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन यहाँ होगा तो इतना ही दूर का उसको सफ़र करना पड़ेगा, ज़्यादा दूर का उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा। तो जब लेटराइट कब बनेगा, जब बोल रहा है कि यहाँ से उसको कम रिलीफ मिले, जब ये कंडीशन होगा तो यहाँ पे लेटराइट हमारा बनेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो इसका सिर्फ फिर इसका जो आयन है वो एलिमेंट है वो बाहर निकल जाएगा, तो फिर ये बन नहीं पाएगा। और दूसरा एक और कंडीशन दिया, लो रेट ऑफ इरोजन, है ना, सेम चीज़ है, रिलीफ कम होना चाहिए, हाई केमिकल वेदरिंग होना चाहिए, रिलीफ कम होना चाहिए, और लो रेट ऑफ इरोजन, इरोजन ज़्यादा होगा सब उसका वो भाग जाएगा वहाँ से केमिकल, तो फिर बचेगा ही नहीं। एंड हाई इनिशियल आयरन कंटेंट। अब देखो लिमोनाइट बनने के लिए आयरन कंटेंट चाहिए, आयरन कंटेंट आएगा कहाँ से, तो इसलिए उसके पास जो हमारा जो क्ले मिनरल्स है उसमें पहले से हमारे पास आयरन कंटेंट होना चाहिए, तभी तो वो लेटराइट बन पाएगा, नहीं तो अगर उसको कैसे बनेगा फिर। तो लेटराइट बनने के लिए हम लोग कंडीशन देख लिए, इंटेंसिव केमिकल वेदरिंग होना चाहिए, हाई रिलीफ होना चाहिए, लो इरोजन रेट होना चाहिए, और हाई इनिशियल आयरन कंटेंट होना चाहिए। ये हमारा हो गया किसके लिए, लेटराइट के लिए। अब कायोलिन के लिए पढ़ते हैं। अभी 3-4 बार रिएक्शन आया होगा कि AlSi3O8 प्लस H प्लस H2O, ये Al2SiO25 बता रहे थे कि के फेल्ड्स्पार है, ये हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंस में वो क्या बन जा रहा है, कायोलिनाइट। 2-3 बार रिएक्शन आ चुका है पीछे, है ना। तो के फेल्ड्स्पार का रिएक्शन होके क्या बन रहा है हमारा, कायोलिनाइट बन रहा है। अब देखो कायोलिन को क्या बोलते हैं, चाइना क्ले भी बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है इससे। तो ये जो कायोलिन है हमारा 3 कंडीशन में फॉर्मेशन होता है इसका। पहला तो रिसीडुअल वेदरिंग, रिसीडुअल मतलब वो क्या होगा कि वो बचा रह जाएगा,
और सब इरोड होके चला जाएगा, वो बचा रह जाएगा, वो स्टेबल ज़्यादा होगा। इसीलिए तो क्या है, कैसे होगा, तो हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन ऑफ फेल्डस्पार इन ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में फेल्डस्पार पाया जाता है, तो जब ये फेल्डस्पार का हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन होगा, ठीक है, तो रेसिडुअल के फॉर्म में हमारा कायोलिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कायोलिन, न्यू कायोलिनाइट देखे थे, अल्टीमेट वेदरिंग था, अल्टीमेट वेदरिंग प्रोडक्ट था, केमिकल वेदरिंग प्रोडक्ट। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है हमारा कि इंटेंसिव वेदरिंग ऑफ डाइवर्स रॉक टाइप। अभी पीछे जो एग्जांपल था न्यू कायोलिनाइट का वही इंटेंसिव वेदरिंग का था। कोई भी डाइवर्स टाइप का रॉक है जिसमें हमारा मेनली हमारा अल्मुनोसिलिकेट रिच रॉक है, जैसे सेल है, एसिड इग्नेस है, मेटामॉर्फिक है ना, इसी सब में हमको क्या मिलेगा, फेल्डस्पार देखने को मिलेगा। जब इनका इंटेंसिव केमिकल वेदरिंग होगा तभी ही हमको सिर्फ कायोलिनाइट देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन में हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन होगा फेल्डस्पार का, ठीक है, तो रेसिडुअल के फॉर्म में बनेगा। दूसरा हमारा इंटेंसिव केमिकल वेदरिंग होगा अल्मुनोसिलिकेट रिच मिनरल का, तो हमको ये मिलेगा। तीसरा बोला कि जो चाइना क्ले है, मतलब कायोलिन जो है, वो ये फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, पहला कंडीशन में हाइड्रोथर्मल में, तो वो जहाँ हाइड्रोथर्मल में रेसिडुअल के फॉर्म में हुआ था, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होके लैक्स्ट्रीन इन्वायरमेंट में जाके वो रीसेडिमेंट करेगा वहाँ पे, मतलब वहाँ जाके ये जो हमारा रेसिडुअल वेदरिंग के फॉर्म में यहाँ पर था, यहाँ से ये इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन फेल्डस्पार का किए थे, तो रेसिडुअल के फॉर्म में हमारा यहाँ पे कायोलिनाइट बना था। अब ये कायोलिन जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा और वो ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुँचेगा, लैक्स्ट्रीन इन्वायरमेंट। लैक्स्ट्रीन मतलब लेक इन्वायरमेंट, लेक के इन्वायरमेंट में जाके वो वहाँ जाके रीसेडिमेंटेड हो जाएगा। तो ये तरीका है, 3 तरीका है हमारा कायोलिन के फॉर्मेशन होने का। कायोलिन बहुत इंपॉर्टेंट रॉक है। अब देखो इसमें रेसिडुअल फार्मूला इसका याद कर लेना है, ठीक है ना, Al2Si2O5। अब क्या है, चाइना के रेसिडुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखो। रेसिडुअल कायोलिन जो है वो वेरिएबल इन कंपोजिशन इसका वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है, ये देखो कि सेम फार्मूला है Al2Si2O5। इसमें क्या है कि अगर हम लोग आयरन कंटेंट इंक्रीज कर देंगे, पीछे हम पढ़े थे किसके लिए आयरन कंटेंट इंक्रीज करना था, जैसे हम उसमें आयरन कंटेंट इंक्रीज कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैटेराइट में। लेकिन जब उसमें हम सिलिका को निकाल देंगे बाहर, जब सिलिका को कम कर देंगे उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा बॉक्साइट। तो कायोलिन में हम आयरन कंटेंट बढ़ा दिए तो वो बन गया हमारा लैटेराइट। कायोलिन में से सिलिका कंटेंट कम कर दिए तो वो हमारा हो गया बॉक्साइट। क्या है, Al2SiO25। तो उसमें हम आयरन, अल्मुनियम को हटा दिए, ठीक है, अल्मुनियम कम कर दिए, आयरन बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लैटेराइट बन गया। लेकिन हम सिलिका को ही हटा दिए, Al2Si2O5 में सिलिका को हटाने जा रहे हैं, पूरा ख़त्म कर रहे हैं सिलिका को, पूरा तो नहीं मतलब ख़त्म कर रहे हैं उसमें से, तो हमारा क्या बन रहा है, अल्मुनियम इंक्रीज्ड हो जा रहा है। बॉक्साइट क्या है, अल्मुनियम का ओर ही है ना, तो उसमें अल्मुनियम हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बॉक्साइट बन जाएगा। अब बॉक्साइट के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि बॉक्साइट जो है वो हमारा क्या है, बॉक्साइट जो है कंटेन वेरियस अमाउंट ऑफ अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत वैरिंग अमाउंट का अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड अपने कंटेन करता है। देखो बायोमाइट, डायोस्पोर, गिब्साइट और सिलासाइट, ये जो है ये सब डायमॉर्फिज्म है, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम है इन सबों का, लेकिन इन सबों का जो केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कैसे बनता है, बॉक्साइट कैसे बनता था, बॉक्साइट बना था कायोलिनाइट का में, पीछे एक रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग कि फेल्डस्पार का रिएक्शन करा रहे थे तो कायोलिनाइट बन रहा था, फिर कायोलिनाइट का फर्दर रिएक्शन करा रहे थे तो हमारा वो बॉक्साइट बना था। कौन सा रिएक्शन था वो था हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, इनकॉन्ग्रुएंट डिसोल्यूशन। अभी हम लोग पढ़े थे सिलिकेट वेदरिंग के लिए हमारा इंपॉर्टेंट्स कौन सा है, हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ मिला हाइड्रोलिसिस है ना, अब सिलिकेट मिनरल, सिलिकेट वेदर करेगा तब तो अल्मुनियम रिच होगा, तो सिलिकेट वेदरिंग के लिए मिल गया ना यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन सिलिकेट वेदरिंग के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, कायोलिनाइट का, फेल्डस्पार का हाइड्रोलिसिस होगा तो कायोलिनाइट बनेगा, और कायोलिनाइट का हाइड्रोलिसिस होगा तो कायोलिनाइट का हाइड्रोलिसिस हो गया वो H2O के प्रेजेंस में, तो देखो क्या बना, बॉक्साइट बन गया। ठीक है,
अब यह क्या है कि ये फाउंड ओवर लाइमस्टोन फॉर्मेशन, ये जनरली ये पूछा जाता है कि बॉक्साइट कहाँ मिलेगा। बॉक्साइट मिलेगा हमको लाइमस्टोन फॉर्मेशन के ऊपर में मिलेगा। अकर एज वेदरिंग प्रोडक्ट ऑफ कैलोलिटिक सेडिमेंट, है ना। दो तरीका से ये बनता है, पहला है कि लाइमस्टोन फॉर्मेशन के ऊपर में मिलेगा, दूसरा है कि कैलोनाइट सेडिमेंट का अल्टीमेट वेदरिंग होके मिलेगा। अब देखो बॉक्साइट के बारे में एक ये इम्पॉर्टेंट टर्म है कि ये बॉक्साइट जो है वो हमारा टर्मिनल फेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ वेदरिंग है, मतलब एकदम अंत लास्ट वेदरिंग जब होगा तो हमको मिलेगा बॉक्साइट, ठीक है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अल्मुनियम सबसे लास्ट में वेदर हो रहा है, सिलिका, आयरन और अल्मुनियम, तो अल्मुनियम सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में बचा क्या रहेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ अल्मुनियम ही बचा रह सकता है। यहाँ के बारे में बोल रहे हैं, कैल्शियम, सोडियम, तो सबसे पहले सिलिका जाएगा, फिर आयरन जाएगा, फिर लास्ट में हमारा अल्मुनियम ही है जो कि बचा रहेगा। इसलिए अल्टीमेट वेदरिंग प्रोडक्ट में अल्मुनियम ही बचा रहता है जो हमें बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है। तो बॉक्साइट हमारा यहाँ पर टर्मिनल फेज हो गया, और वो टर्मिनल फेज में पहुँचने से पहले बीच में एक कायोलिनाइजेशन प्रोसेस आता है। कैसे आया कायोलिनाइजेशन? के फेड्स पर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, तो ये क्या बनाया, कायोलिनाइट। फिर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये क्या बनाया, बॉक्साइट। तो ये हमारा टर्मिनल फेज पे आ गया। लेकिन इंटरमीडिएट फेज क्या है हमारा, कायोलिनाइजेशन, मतलब कायोलिनाइट का बनना, ये हमारा इंटरमीडिएट फेज़ है। तो इस टाइप से हम लोग पूरा वेदरिंग पढ़ लिए, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग पढ़ लिए हम लोग पूरा कंप्लीट। तो इससे हम लोग क्या बता पाएंगे कि हमसे अगर पूछा जाएगा सेडिमेंट्री साइकिल का 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो हम इसको पूरा अच्छा से बता पाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेदरिंग को इलेबोरेट करके बता लेंगे, फिजिकल हो चाहे केमिकल हो चाहे बायोलॉजिकल हो, इसको हम लोग पूरा बता सकते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन जीएसआई में अगर आते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, अगर पूरा वेदरिंग आता है तो तीनों आप लिख सकते हैं उसमें, या इंडिविजुअल कोई अगर 5 नंबर में या 10 नंबर में बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल को पूछे आप उसको लिख सकते हैं। सॉइल को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल प्रोफाइल बता सकते हैं, लैटिट्यूड्स के बेसिस पे हमारा किस तरह टाइप का कौन सा सॉइल कहाँ मिलता है ये आप बता पाएंगे, ठीक है। और फिर आपके पास एक शॉर्ट नोट्स टाइप का भी हो गया इसमें कि आप कायोलिनाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, लैटेराइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, बॉक्साइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस कंडीशन में बनेगा वो, कौन सा कंडीशन उसके लिए सूटेबल है, उसको आप अच्छे से डिफ़ाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेडिमेंट्री टेक्सचर। टिल देन बाय, थैंक यू।